हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी। आज का ये लेक्चर हमारी आईपीसी की धारा सेक्शन 40 पर आधारित है और इस पर मैं एक पूर्ण लेक्चर्स देना चाहता हूँ ताकि सरल भाषा में आपको सेक्शन 40 जो अपराध को बताता है पूर्ण रूप से समझ में आ सके। यह भी देखा गया है कि हमारी लॉ बुक्स में धारा 40 जो कि अपराध के बारे में बताती है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई है, जिससे कि एक कठिनाई ये उत्पन्न होती है कि जब भी हमारे विधि शास्त्र ये कहते हैं विधि छात्र कि हमने आईपीसी को पूरा पढ़ लिया है, पूरा समझ लिया है, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि अपराध क्या होता है, धारा 40 में जो अपराध दिया गया उसकी व्याख्या करो, तो वो क्लॉज 1 की तो व्याख्या कर देते हैं, वो भी अधूरी, लेकिन क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होते। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे विधि के छात्र धारा 40 में जो दी गई परिभाषा है वो पूर्ण रूप से समझें और सक्षम बने उसकी व्याख्या करने के लिए। तो धारा 40 हमारी 3 खंडों में विभाजित है। द सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लॉजेस, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। और यदि हम देखें तो सेक्शन 40 जो आईपीसी है वो उसमें जो पहली बार जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है इस धारा 40 को 1870 में, 1870 में। क्योंकि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 पहले जो आईपीसी ड्राफ्ट की गई थी, ओरिजिनली ड्राफ्टेड जो थी, उसमें क्लॉज 2 और क्लॉज 3 नहीं था। तो 1870 में पहली बार धारा 40 को सब्स्टिट्यूट किया गया और जो है क्लॉज 2 और क्लॉज 3 जोड़े गए और आईपीसी का विस्तार जो है लोकल लॉ और स्पेशल लॉज तक कर दिया गया, जो कि 1870 से पहले नहीं था। तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है, इस चीज को हमें समझना है। क्लॉज 1 कह रहा है कि आ थिंग विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड इज कॉल्ड ऑफेंस एक्सेप्ट चैप्टर्स 4, 5th एंड सम सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। मतलब क्या है कि अध्याय 4 और अध्याय 5A और जो क्लॉज 2 में जो सेक्शंस दी गई हैं, क्लॉज 3 में जो सेक्शंस दी गई हैं, उनको छोड़कर आईपीसी की धारा 40 ये कह रही कि कोई बात जो कि इस संहिता के द्वारा, इस संहिता मतलब भारतीय दंड संहिता के द्वारा जो दंडनीय है वो अपराध कहलाती है। तो अब हमें ये समझना है कि आ थिंग का क्या मतलब है, कोई बात। तो कोई बात का मतलब है कि एक्ट और ओमिशन, या तो किसी कार्य को मना किया गया है या किसी लोप को करने को मना किया गया है कि आप ऐसा एक्ट या लोप अगर करते हैं तो आप जो है इस संहिता के द्वारा वो अपराध होगी। जैसे कि मर्डर है, डकैती है, लूट है और चोरी है, एक्सटॉर्शन है, धर्म से संबंधित अपराध हैं। और इसमें अगर हम लास्ट सेक्शन देखें 511 जो अपराधों को करने के प्रयत्न को भी दंडनीय बना रही है। जैसे कि आपने हत्या का प्रयत्न किया, वो सेक्शन 307 में दिया गया है स्पेसिफिकली। लेकिन यदि भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराध हैं और उनका प्रयत्न कहीं विशिष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है इस संहिता के अंतर्गत, तो हम लोग मोटे मोटे तौर पर जानते हैं कि वो धारा 511 ऑफ आईपीसी में वो दंडनीय हो जाता है। तो सेक्शन जो हमारा क्लॉज 1 है 40 का, वो इसी बात को बता रहा है। अ थिंग विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड इज कॉल्ड ऑफेंस। मतलब क्या है कि जो भी इस संहिता के द्वारा जो भी अपराध उल्लिखित हैं वो दंडनीय अपराध माने जा रहे हैं। अब हमको ये जानना है कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो कि इस संहिता के द्वारा दंडनीय अपराध नहीं है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे सीआरपीसी की धारा 125, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 कहती है कि मान लीजिए इसमें कोई पत्नी है, पति के खिलाफ जो है भरण पोषण का आदेश पा गई और पति देव जो है उस भरण पोषण को अदा नहीं करते हैं, तो सीआरपीसी 125 को लागू करते हुए वो व्यक्ति कारावासित इम्प्रिजनमेंट भी भोग सकता है, जेल जा सकता है। तो क्या आईपीसी के तहत ये दंड माना जाए? तो इसका साफ साफ उत्तर है कि सीआरपीसी के 125 के तहत जो भी व्यक्ति जेल जा रहा है, जैसे कि पति देव अगर जेल जा रहे हैं, तो वो आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीआरपीसी के 125 के तहत जो है जेल जा रहे हैं। तो 125 के द्वारा जो भी किया गया अपराध है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया गया अपराध नहीं माना जाता है। फिर इसी प्रकार से हम रेलवे एक्ट के प्रावधानों को लें कि रेलवे एक्ट के तहत जो है अगर आप किसी रेल में गैस स्टोव, चूल्हा या क्रैकर्स, पटाखे लेके जा रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध होता है। लेकिन
आमतौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अगर हम गैस स्टोव घर में रखे हैं तो जो है दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है आप देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाता है, आपको पनिशमेंट दिया जाता है, फाइन होता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी जो फाइन दिया जा रहा है वो आईपीसी के अंतर्गत वो अपराध नहीं माना जाता है। जैसे कि डिपार्टमेंट एक्शंस होते हैं अंडर सर्विस रूल्स के तहत आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है, तो वो आईपीसी के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता। तो क्लॉज 1 मोटे मोटे तौर पर यही बोल रहा है, अ थिंग विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड इज कॉल्ड ऑफेंस। तो क्लॉज 1 मोटा मोटा आपका यही है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें समझनी है कि एब्डक्शन के मामले में कि हर प्रकार का अपहरण भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। जैसे कि फॉर मर्डर सेक्शन 364 में लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को हत्या के लिए अपहरण करते हैं तो वो 364 में जो है दंडनीय होगा। रैंसम सेक्शन 364 कैपिटल है। अगर आप किसी के लिए धन को प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से किसी का अपहरण करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा दंड अपराध कहलाएगा। लेकिन हर प्रकार का एब्डक्शन हमारे यहाँ जो है दंडनीय अपराध नहीं है आईपीसी के अंतर्गत। इसी प्रकार से आप हर प्रकार का एबेटमेंट भी हमारे यहाँ आईपीसी के तहत जो है दंडनीय अपराध नहीं है। मान लीजिए हम किसी को उकसाते हैं कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, तो ये कोई एबेटमेंट जो है हमारा जो है आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध नहीं होगा। केवल और केवल वही अपराध होंगे जो हमारे आईपीसी में किसी अपराध को करने के लिए अगर हम किसी को दुष्प्रेरित करते हैं। अब इसके अगर हम क्लॉज 2 में आए, क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि चैप्टर 4 का जिक्र है, चैप्टर 5 का जिक्र है और 37 टोटल सेक्शंस का जिक्र है। तो उसके बारे में क्लॉज 2 कह रहा है कि चैप्टर 4, चैप्टर 5 और उसमें जो टोटल 37 धाराएं दी गई हैं उसके बारे में क्लॉज 2 कह रहा है कि इज एप्लीकेबल अंडर आईपीसी एज वेल एज लोकल लॉज और स्पेशल लॉज। मतलब चैप्टर 4 जो है हमारे भारतीय दंड संहिता में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पर भी लागू होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1870 में क्लॉज 2 और क्लॉज 3 इसीलिए जोड़े गए कि आईपीसी एप्लीकेबल हो सके लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पर भी। तो चैप्टर 4 क्या है, हमारा जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताता है। जनरल एक्सेप्शन हमारे कहाँ से कहाँ तक दिए गए, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक दिए गए। तो मान लीजिए इसकी एक उदाहरण हम लेना चाहें सेक्शन 82 को। तो सेक्शन 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 कहता है आईपीसी का कि बिलो 7 ईयर्स का जो चाइल्ड है वो कोई अपराध नहीं कर सकता, ये प्रिजम्पशन है। तो सेक्शन 82 इज एप्लीकेबल टू लोकल लॉज और स्पेशल लॉज। अब मान लीजिए कि वो जो है एनडीपीएस के तहत जो है मान लीजिए कोई बालक पकड़ा गया, नारकोटिक्स ड्रग्स जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो 1985 के तहत मान लीजिए किसी 7 ईयर्स बिलो के बच्चे के पास मान लीजिए कोई अफीम गांजा पोस्ता पाया जाता है, तो सेक्शन 82 का लाभ हम उस स्पेशल लॉज में भी देंगे और बिलो 7 ईयर्स के व्यक्ति को हम दोषी नहीं मानेंगे, अपराधी नहीं मान सकते, अभियुक्त नहीं बना सकते। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए सेक्शन 94 है जो जनरल एक्सेप्शंस में आती है चैप्टर 4 के तहत आईपीसी में। तो सेक्शन 94 क्या कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ को इस प्रकार से धमकाया जा रहा है कि आपका मर्डर हो जाएगा, आपकी मृत्यु हम कारित कर देंगे, इस डर की वजह से आपसे कोई गलत काम कराया जाता है, तो आपको सेक्शन 94 का बचाव मिलेगा। सेक्शन 94 का जो बचाव तभी मिलता है जब आपको ये धमकाया जाए कि हम आपको तुरंत मार देंगे, नहीं तो ये गलत काम करो। तो अब मान लीजिए हम किसी छोटे बच्चे के साथ बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है और हमारे सर पर अगर मान लीजिए कोई पिस्टल रख देता है, कहता है बगल वाले बच्चे के हाथ शरीर पर गलत तरीके से हाथ फिराओ, तो सेक्शन 94 का हमें लाभ इस स्थिति में तब भी मिलेगा जब अगर हमसे कहा जाए कि अगर हाथ नहीं फिराओगे इस बच्चे के तो तुमको हम जान से भी मार देंगे। तो सेक्शन 94 का जो है एप्लीकेबल हो जाएगी पॉक्सो एक्ट के तहत भी और लोकल लॉज के तहत भी सेक्शन 94 का आपको बचाव मिलेगा ही मिलेगा। अब सेक्शन अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, 5 क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब है कि एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
ये कह रहा है कि किसी भी अपराध को करने के लिए यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र है। तो किसी अपराध को कारित करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो मतलब क्या है कि अगर लोकल लॉज के तहत किसी अपराध को करने के लिए सहमत हो रहे हैं या किसी स्पेशल लॉज के अंतर्गत अपराध को कारित करने के लिए भी यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमत हो रहे हैं तो 120 से 120 भी उन पर भी लागू हो जाएगी। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। यूपी कोका और मकोका जो हमारे यहाँ लोकल लॉज थे, तो उसमें क्या है कि जो यूपी का कोका का मतलब है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है, उसके तहत मान लीजिए अगर उसमें जो भी संगठित अपराध हैं अगर आप उनको करते हैं और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उस अपराध को करने के लिए यदि वो षड्यंत्र करते हैं तो 120 बी के तहत वो उस पर लायबिल होंगे, उसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर आपराधिक षड्यंत्र का भी मुकदमा लगेगा। अब जैसे कि स्पेशल लॉज है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो कि किशोरों से संबंधित है। किशोर क्या होता है, जो 18 साल से नीचे का बालक है तो उसको हम किशोर कहते हैं। उनसे संबंधित भी हमारे यहाँ 2015 में किशोर न्याय अधिनियम निर्भया कांड के बाद लाया गया। तो इसमें जो उसका चैप्टर 9 है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसमें साफ साफ जिक्र है कि इन बालकों के विरुद्ध यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आप इस अधिनियम 2015 के तहत आप जो है दोषी होंगे और आप पर मुकदमा कायम होगा। तो जैसे कि उसकी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की सेक्शन 74 कह रही है कि आप जो है किसी भी जो कि हमारे जो बच्चे अपराध करते हैं जो कि जिनको कि कहते हैं जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर आप उनकी पहचान को प्रकट करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, या सेक्शन 75 के तहत यदि आप ऐसे बच्चों के विरुद्ध क्रूरता करते हैं, क्रुएलिटी करते हैं, जैसे कि सेक्शन 76 में है कि आप भीख मांगने के लिए बच्चों का नियोजन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर बेगिंग, ये अपराध को गठित करते हैं इस अधिनियम के तहत। तो कहने का मतलब है कि यदि इन अपराधों को करने के लिए भी अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति षड्यंत्र करते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन स्पेशल एक्ट्स पर भी लागू होगी और उनमें जो विशेष अपराध गठित हो रहा है उसको करने के लिए भी अगर आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम क्लॉज 2 में देखें कि टोटल 37 सेक्शंस का भी जिक्र है, तो 37 का जो जिक्र है, 37 सेक्शन जो टोटल है, तो अगर हम उसको प्रारंभ में देखें तो दंड के बारे में जो आईपीसी के बारे में प्रावधान है उनका जिक्र है, जैसे सेक्शन 64 है, 65 है, 66, 67 एंड 71। मान लीजिए 64 का अगर हम उदाहरण लेकर समझाना चाहें तो सेक्शन 64 ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको जो है कारावास का दंड दिया गया है और आप पर जुर्माना लगाया गया और आप जुर्माना अदा नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो सेक्शन 64 कह रहा है कि अतिरिक्त कारावास का भोग आप भोगेंगे, मतलब एक्सेस इम्प्रिजनमेंट आपको भोगना पड़ेगा अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पर भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए लोकल लॉज में और स्पेशल लॉज में ये प्रावधान नहीं है, तो अब क्या होगा, सेक्शन 64 का सहारा लेकर आपको लोकल लॉज और स्पेशल लॉ के तहत अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मान लीजिए सेक्शन 67 को आप समझिए एक और उदाहरण से। सेक्शन 67 आईपीसी कह रहा है कि जुर्माने से संबंधित अगर केवल वो अपराध होते हैं जो केवल जुर्माने से दंडनीय है और व्यक्ति तब भी जुर्माना नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो सेक्शन 67 कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जुर्माना ना दे पाने की स्थिति में सादा कारावास उसको भोगना पड़ेगा। तो ये जो नियम है ये लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पर भी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति स्पेशल लॉज या लोकल लॉज के अंतर्गत ऐसा अपराध करता है जो केवल और केवल जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना नहीं अदा करता है, तो निश्चित रूप से उसे सादा कारावास भोगना पड़ेगा, जो कि हमारा सेक्शन 67 कह रहा है क्लॉज 2 में इज एप्लीकेबल अंडर दिस कोड एज वेल एज लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पर भी ये लागू होगा। अब इसके अलावा हम आगे क्लॉज 2 की चर्चा करते हैं तो सेक्शन 109 मतलब एबेटमेंट की सेक्शंस चालू हो रही हैं, तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे सेक्शन 109 के माध्यम से कि सेक्शन 109 क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है
कि मान लीजिए किसी अपराध को करने के लिए तो दंड दिया है आईपीसी में, लेकिन उसके दुष्प्रेरण के लिए मान लीजिए कोई दंड नहीं दिया गया। किसी अपराध को हम दुष्प्रेरित करते हैं तो दुष्प्रेरक को क्या दंड दिया जाए, एबेटर को क्या दंड दिया जाए, तो 109 साफ साफ कह रहा है कि एबेटर को वही दंड दिया जाएगा जो उस अपराध को करने के लिए। मान लीजिए जैसे कि हमने मर्डर किया, लेकिन मर्डर हमने किया था उस व्यक्ति के इंस्टिगेट उकसाने के कारण, तो उस उकसाने वाले व्यक्ति को हम क्या करें, हमने तो मर्डर कर दिया, तो उस उकसाने वाले एबेटर को भी 302 के तहत दंड दिया जाएगा, उकसाने वाले को भी वही दंड दिया जाएगा, ये 109 कह रहा है। तो 109 अब इसको उदाहरणों से समझें कि 109 हमारे स्पेशल लॉज और लोकल लॉज पर कैसे लागू होगी। मान लीजिए एक कोई आर्म्स एक्ट है, आयुध अधिनियम 1959 का। अब हम किसी व्यक्ति को दफा 25 के तहत इसमें अवैध रूप से लाइसेंस अगर आपके पास नहीं, और अगर आप कोई वेपन्स, कोई कट्टा, कोई राइफल रखते हैं और उसका लाइसेंस नहीं, तो आप पे दफा 25 सेक्शन 25 के तहत आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज की जाती है। अब मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को उकसाया हो, इंस्टिगेट किया हो, या हमने एडिंग की हो कि तुम जो है अवैध कट्टे रखो, तो स्पेशल लॉज पर आर्म्स एक्ट पर भी 109 अप्लाई करेगी, और हमको जो दफा 25 के लिए जो मेन अभियुक्त है उसको जो सजा दी जाएगी वही सजा एबेटर को भी दी जाएगी। यदि आर्म्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन एबेटमेंट के लिए नहीं है तो हम उसका सहारा 109 से लेते हुए आर्म्स एक्ट के लिए जो 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 जिस व्यक्ति ने उकसाया है कि तुम अवैध रूप से ये हथियार रखो, तो उस उकसाने वाले व्यक्ति को भी हम जो है दफा 25 के तहत जो है दंडित घोषित करेंगे। तो मतलब क्या हुआ है, 109 हमारा आईपीसी में भी लागू है और लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में भी लागू है। अब इसके अलावा हम चर्चा करें सेक्शन 194 की, जो कि क्लॉज 2 में दिया गया है। तो इसमें सेक्शन 194 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सरल है कि इसमें एक शब्द दिया है, लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि। तो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत स्पेशल लॉ और लोकल लॉज भी आ जाते हैं। उस ये 194 क्या कह रहा है, 194 कह रहा है कि यदि मृत्युदंड से संबंधित अपराध के मामले में कोई व्यक्ति किसी को फंसाने की कोशिश करता है, कोई झूठा साक्ष्य देता है या मनगढ़ंत साक्ष्य बनाकर कहता है और उसको मृत्युदंड वाले अपराध में उसको सजा हो जाए या उसको फांसी दे दी जाए, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है सेक्शन 194। तो अब ऐसे ये जो 194 आया, मान लीजिए किसी स्पेशल लॉ के तहत या लोकल लॉ के तहत किसी व्यक्ति को फांसी हो जाए या कैपिटल पनिशमेंट की सजा हो जाए, तो अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या सजा देंगे, तो 194 का सहारा लेते हुए ऐसे व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो हमारे 194 में कही जा रही। तो 194 का हम सहारा लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में भी ले सकते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ एक सेक्शन और भी दी है क्लॉज 2 में 445, जिसको कहते हैं हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। तो गृह भेदन का मतलब ये है कि अगर आप वो जो गृह भेदन, मान लीजिए उसमें बहुत से टाइप दिए हैं कि किस किस प्रकार से आप गृह भेदन करते हैं, तो हमारे यहाँ आईपीसी में सेक्शन 445 में तो हाउस ब्रेकिंग बताएगी, उसका पनिशमेंट दिया गया है 453 में। तो अब आप स्पेशल लॉ के तहत मान लीजिए कोई अपराध कर रहे हो, किसी का घर तोड़कर आप जो है घुस रहे हैं, मान लीजिए एक स्पेशल लॉ का हम नाम लेना चाह रहे हैं, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हम किसी के घर में इसलिए घुस रहे हैं कि हम इस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार करें, इस अपराध को करने के लिए हम हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो हाउस ब्रेकिंग आपके स्पेशल लॉज पर भी लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस अपराध को करने के लिए आप किसी के दरवाजे को तोड़ा है, आप किसी के घर में आप घुसे हैं। तो ये सेक्शन 445 जो है इज आल्सो एप्लीकेबल टू लोकल लॉज एज वेल एज स्पेशल लॉज। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब एक लीगल फिक्शन है कि आप इन धाराओं का प्रयोग लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में भी कर सकते हैं यदि स्पेशल लॉज और लोकल लॉज में स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। तो अब इसके अलावा क्लॉज 3 को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लॉज 3 में टोटल 8 सेक्शंस दी गई हैं और वो ये कह रहा है क्लॉज 3
कि ये जो 8 धाराएं आईपीसी की दी गई हैं, इनमें जो ऑफेंस शब्द है वो समान अर्थ रखेगा लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में, यदि लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में सजा जो है वो 6 महीने या उससे अधिक की दी गई है। यदि उससे कम की सजा है तो वो अपराध का समान अर्थ नहीं माना जाएगा। समान अर्थ तभी माना जाएगा जब इस धारा लोकल लॉज और स्पेशल लॉज में जो अपराध के लिए जो दंड है वो 6 महीने या 6 महीने से अधिक हो। अब इसको हमें समझना है सेक्शन 212 को लेके। सेक्शन 212 साफ साफ कह रहा है कि हार्बरिंग ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो जानता है कि ये इसने अपराध किया है और ऐसे किसी अपराधी को वो जो है संश्रय देता है, हार्बरिंग देता है, शरण देता है, तो 212 के तहत उसको जो है दंड दिया जाएगा। तो ये जो प्रावधान है ये हार्बरिंग कब समझी जाए स्पेशल और लोकल लॉज में, यदि वहाँ स्पेशल और लोकल लॉज में दंड दिया जा रहा है 6 महीने या उससे अधिक, तभी ये सेक्शन 212 का जो ऑफेंडर का जो ऑफेंस है वो सेम मीनिंग तभी रखेगा जब 6 महीने कम से कम उसमें सजा दी जाए या उससे अधिक दी जाए। और अगर सजा उसमें नहीं दी गई है, मान लीजिए स्पेशल लॉज और लोकल लॉज में, तो आप 212 के तहत कितनी सजा देंगे, तो 212 में जो मिनिमम सजा है उससे कम की सजा आप नहीं दे सकते। ये क्लॉज 3 साफ साफ इस चीज को बोल रहा है। तो अब इसमें एक चीज और बोलना है कि सेक्शन 212 में एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि ये हार्बरिंग का जो ऑफेंस है वो हस्बैंड और वाइफ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या है कि हस्बैंड अगर पत्नी को शरण दे रहा है या पत्नी जो है हस्बैंड को शरण दे रही है, यदि किसी ने अपराध किया है तो आप 212 के तहत उसे दंडित घोषित नहीं कर सकते। और सही बात भी है, पति पत्नी के बीच में ऐसे संबंध होते हैं कि कोई मना नहीं कर सकता। तो ये स्पेशल लॉ लोकल लॉज के तहत भी ये एक्सेप्शन जो है माना जाएगा। आप किसी स्पेशल लॉज और लोकल लॉज के तहत ऐसा प्रावधान नहीं बना सकते कि अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को संश्रय दिया है तो आप उसे दोषी मान लें। फिर इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि 141 का इसमें जिक्र है लेकिन 149 का इसमें जिक्र नहीं है। क्लॉज 3 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सेक्शन 141 क्या कह रहा है कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में बोल रहा है। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो और उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो। कॉमन ऑब्जेक्ट 141 में साफ साफ दिया हुआ है। अब इसमें यह समझना है कि मान लीजिए 141 का जो पैरा 3 है, आप पार्ट 3 आप उसको देखिएगा, उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास का भी जिक्र है, आपराधिक अतिचार का। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मान लीजिए एक आपराधिक अतिचार करने के उद्देश्य से किसी के घर में जाते हैं तो 141 लगेगा, ठीक है, आपराधिक अनलॉफुल असेंबली मान ली जाएगी। लेकिन 149 क्लॉज 3 में नहीं रखा गया। इसका क्या परिणाम निकल रहा है, इसको आप ये देखिए। तो इसका परिणाम ये निकल रहा है कि आईपीसी के तहत मान लीजिए क्रिमिनल ट्रेसपास 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जा रहे हैं करने, तो 141 तो लगेगा, लेकिन 149 भी आईपीसी में लगेगा, क्योंकि 141 अगर आईपीसी के तहत अगर कोई अपराध कर रहे हैं, मान लीजिए क्रिमिनल ट्रेसपास आप कर रहे हैं आईपीसी के तहत, तो 149 भी इम्प्लीकेबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका क्या परिणाम निकला कि 141 में मान लीजिए क्रिमिनल ट्रेसपास में 10 लोग हैं, 5 लोग घर में बैठे, 5 लोग गए, तो जो घर में बैठे 5 व्यक्ति भी हैं वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी 149 के कारण। केवल उनका ये दोष है कि मेंबरशिप है तो 143 में तो पनिशमेंट पा ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपराध कर देता है तो 149 में भी उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी। जो हमारे घर में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए दोषी हो जाएंगे 149 में कि मेंबरशिप है उनकी। 149 आप पढ़िए, उसमें लिखा रहता है कि अनलॉफुल असेंबली का हर कोई सदस्य आपराधिक दायित्व होगा। तो ये एक कारण था कि 149 का जिक्र जो है हमारे क्लॉज 3 में जानबूझ के नहीं रखा गया। अब मान लीजिए स्पेशल लॉ ले लीजिए, स्पेशल लॉ के तहत या लोकल लॉ के तहत मान लीजिए 141 हो गया, कोई अनलॉफुल असेंबली बन गई किसी लोकल अपराध को करने के लिए या किसी विशिष्ट अपराध को करने के लिए, तो केवल अगर हम मेंबरशिप हैं तो हमें 143 में दंडित तो किया जाएगा कि भाई हम मेंबरशिप हैं और उसमें कम सजा का प्रावधान है। अगर 149 इंप्लीमेंट हो जाता तो हमारा ये होता है कि मान लीजिए 10 लोग हैं और उस स्पेशल लॉ को में जो अपराध है उसको कर दिया, तो जो उन्होंने किया है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने, तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद थे, लेकिन हम तो घर में बैठे हैं सिर्फ।
तो हमको तब भी दंडित कर दिया जाता उस स्पेशल लॉ के अपराध को करने के लिए, जो कि हो सकता है कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता, और गुनाह सिर्फ मेरा ये होता है कि हम केवल मेंबरशिप हैं और हम 149 में जो है क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो जाती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर जो है 149 का इसमें जिक्र नहीं किया गया लॉ मेकर्स ने। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप के लिए कम दंड है, 149 अगर इंपोज हो जाती स्पेशल और लोकल लॉज पर तो आपको ग्रेटर पनिशमेंट मिल जाता, केवल इसलिए कि आप मेंबरशिप हैं। तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉज पे 149 जो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एक ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट को उसमें ध्यान में रखा गया। अब आ जाइए सेक्शन 511 का भी जिक्र जो है क्लॉज 3 में नहीं है या सेक्शन 40 में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आईपीसी में 511 जो आईपीसी के तहत जितने भी अपराध हैं, अगर उसका प्रयत्न कहीं विशिष्ट धारा में नहीं दिया आईपीसी में तो 511 में कवर होता है। मोटी मोटी बात आप सब जानते हैं। लेकिन अब मान लीजिए स्पेशल लॉ लोकल लॉज में एप्लीकेबल कर दिया जाता तो मान लीजिए रेलवे एक्ट की एक धारा हमने बताई कि मान लीजिए रेलवे एक्ट में आप जो है पनिशेबल हैं, अगर आप पटाखा गैस स्टोव रख के चलते हैं तो आप पनिशेबल होंगे। अब मान लीजिए हम स्टेशन पर ही पकड़े गए सिर्फ, तो अभी तो हमने यात्रा चालू ही नहीं करी, तो सिर्फ प्रयत्न ही कर रहे हैं, तो 511 रेलवे एक्ट पर लागू नहीं होगी। अगर उस प्रयत्न को भी आपको दंडनीय बनाना है तो रेलवे एक्ट में स्पेशल प्रोविजन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 511 एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम केवल प्रयत्न करने पर ही पकड़ लिए जाते हैं कि स्टोव गैस लेके हम बस यात्रा करना ही चाह रहे थे लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे ही पकड़ लिए गए या रेलवे स्टेशन के बाहर ही पकड़ लिए गए, तो ये आपका ऑफेंस नहीं होगा स्पेशल लॉ के या लोकल लॉ के अंतर्गत। अब लास्ट में हमको एक चीज और भी बोलनी है कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ पर इंक्यूरियम होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पर इंक्यूरियम को हम ये कह सकते हैं कि इसके तहत जो है कोर्ट को ये ध्यान में रखना होता है कि एग्जिस्टिंग लॉ को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग लॉ के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय दिया जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पर इंक्यूरियम। लेकिन इसके बाद भी ये देखा गया है कि कैसे ये संभव है कि 303 जो हमारा आईपीसी का जो है भारतीय दंड संहिता की जो धारा 303 और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। फिर 377 है नेचुरल जो ऑफेंस है इन रिलेटिंग टू ह्यूमन बींग्स ओनली, उसको ऑफेंस घोषित किया गया। फिर 497 में एडल्ट्री को जो है मतलब खत्म कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जबकि एग्जिस्टिंग लॉ है, पार्लियामेंट ने उसको निरस्त नहीं किया है। तो ये इसलिए होता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहती है इन धाराओं को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए कि ये आर्टिकल 21 के रेफरेंस में पर्सनल लिबर्टी या लाइफ के बारे में आर्बिट्रेरी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हैं कि ये पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। या जैसे 303 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया आईपीसी को, इसलिए कि ये आर्बिट्रेरी पावर्स दे रहा है, जो है इसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जज की, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप धारा 40 को समझने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।